क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह किसी इंसान को आखिरी सांस लेने के लिए ले जाया जाता है, उस जगह की दीवारें क्या सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी होती हैं, या फिर उनमें उन लोगों की चीखें कैद हो जाती हैं जिन्हें वहीं पर मौत दे दी गई हो। अलमपुर जेल का फांसी घर, जहां हर अमावस्या की रात रस्सी अपने आप झूलने लगती है और कभी कभी कोई अनजाना चेहरा आपके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर फुसफुसाता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गोस्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज की यह कहानी हमें भेजी है रिटायर्ड जेलर प्रदीप सिंह ने। तो चलिए इस कहानी को प्रदीप सिंह की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम है प्रदीप सिंह। मैंने पूरे 35 साल जेल विभाग में नौकरी की है। यूपी की कई जेलों में पोस्टिंग रही, लेकिन जो डर मैंने अलमपुर जेल में देखा वैसा कहीं और नहीं मिला। अलमपुर जेल 100 साल पुरानी थी, अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई। ऊंची ऊंची दीवारें, मोटे लोहे के गेट और बैरकों में अंधेरा ऐसा कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक था वहां का फांसी घर। मैं जब पहली बार वहां पहुंचा तो मेरे सीनियर अफसर ने कहा था, प्रदीप, बैरक और कैदी सब आसान है, मगर फांसी घर से दूरी बना लेना। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों, वहां क्या भूत प्रेत बसते हैं? उसने मेरी आंखों में देखा और सिर्फ इतना बोला, रात में खुद पता चल जाएगा। उसकी वो नजर आज तक याद है, जैसे उसमें कोई अनकहा डर छिपा हुआ था। फांसी घर जेल के बिल्कुल पिछले हिस्से में था। बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा, ऊपर जंग लगा लोहे का ताला और भीतर जाते ही सड़ांध और नमी की मिली जुली गंध। बीचों बीच खड़ा था फांसी का तख्ता, मोटे लकड़ी के खंभे पर लटकती मोटी रस्सी। वो रस्सी देखने भर से ही दिल कांप उठता। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने से लेकर आजादी के बाद तक यहां सैकड़ों कैदियों को फांसी दी गई थी। कुख्यात हत्यारे, डकैत और कुछ राजनैतिक कैदी भी, जिनकी आखिरी सांस इसी रस्सी ने रोक दी। शायद उसी वजह से उस जगह की हवा हमेशा भारी लगती थी, जैसे वहां चीखें अभी भी गूंज रही हों। मेरे आने के कुछ ही दिन बाद अमावस्या की रात ड्यूटी मेरी थी। आधी रात को गश्त लगाते हुए मैं और 2 सिपाही फांसी घर के पास पहुंचे। अचानक भीतर से कराहने की आवाज आई। हम तीनों ठिठक गए। दरवाजा खोलते ही मेरी रूह कांप गई। रस्सी अपने आप झूल रही थी, धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर लटक रहा हो। और तभी दीवारों के भीतर से आवाज गूंजी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे दोनों सिपाही वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं। मैं पत्थर की तरह जड़ खड़ा रह गया, सांसें जैसे थम गईं। कुछ पल बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। रस्सी रुक गई, आवाज बंद हो गई। हमने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़े हुए। सुबह हुई तो जेल में हड़कंप मच गया। एक कैदी बैरक में मृत पाया गया और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो रस्सी से लटका हुआ था। मैंने अपने हाथों से वो शव नीचे उतारा, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न था। रात में वही रस्सी झूल रही थी और सुबह उसी रस्सी पर लटका कैदी मिला। क्या यह सब महज इत्तेफाक था या सचमुच उस फांसी घर में कुछ था? उस दिन से मेरी रातों की नींद उड़ गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली अमावस्या आने वाली थी और उस रात जो हुआ उसने मुझे जिंदगी भर के लिए हिला दिया। उस पहली अमावस्या के बाद मैं बुरी तरह सहमा हुआ था। रात को नींद आती भी तो सपनों में वही फांसी घर, वही रस्सी और वही चीखें सुनाई देती। कई बार लगता जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाता हो, मुझे मत मारो, और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठता। जेल में सिपाहियों के बीच भी खौफ फैल चुका था। कोई भी पहरेदार फांसी घर के पास ड्यूटी करना नहीं चाहता था, लेकिन अफसरों के आदेश के आगे किसी की नहीं चलती। ड्यूटी तो लगती ही थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ है, और यह गड़बड़ सिर्फ हवा पानी की वजह से नहीं थी। वो किसी और ही दुनिया की चीज थी। कैदियों की अजीब हरकतें। अगले हफ्ते मैंने देखा कि कई कैदी रात को अचानक चीख कर उठ बैठते। पूछने पर कहते, साहब, सपने में वही रस्सी गले में कस जाती है, दम घुटता है। एक कैदी जिसका नाम सुरेश था मुझे फुसफुसाकर बोला, साहब, फांसी घर की तरफ मत जाइए, वहां वो खड़ा रहता है। मैंने पूछा, कौन? उसने कांपते हुए कहा, जिसे पिछले महीने फांसी दी गई थी, उसका साया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दूसरी अमावस्या की रात समय धीरे धीरे बीता और फिर आ गई दूसरी अमावस्या।
उस रात जेल में अजीब सन्नाटा था। करीब 1 बजे मैंने और 2 सिपाहियों ने गश्त शुरू की। जब हम फांसी घर के पास पहुंचे तो अचानक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। भीतर अंधेरा गहरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। रस्सी तेजी से झूल रही थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी खींचकर छोड़ा हो। मेरे साथ खड़े सिपाही का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, साहब चलिए, वरना जान नहीं बचेगी। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और भीतर कदम रखा। अंदर घुसते ही मेरी सांस अटक गई। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य भीड़ वहां मौजूद हो। और तभी मेरी पीठ के पीछे से वही आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल तख्ते पर मुझे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। गले में रस्सी पड़ी हुई, चेहरा नीला और आंखें फटी हुई। वो मेरे तरफ घूर रहा था। मैं जड़ हो गया, पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। फिर अचानक वो आकृति रस्सी से झूल गई और मेरे कानों में गूंजा, तेरी बारी भी आएगी। सुबह का हादसा, मैं किसी तरह होश में आया और बाहर भाग निकला। अगली सुबह खबर आई, एक सिपाही की लाश जेल की दीवार से लटकती मिली। वो वही था जो पिछली अमावस्या की रात मेरे साथ ड्यूटी पर था। उसकी गर्दन में वही निशान थे, जैसे किसी ने फांसी पर लटका दिया हो। पूरा जेल खौफ में डूब गया। कैदी बेकाबू हो गए, पहरेदार इस्तीफा देने लगे। अफसरों ने भी मान लिया कि वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसानी ताकत से काबू नहीं किया जा सकता। फांसी घर का इतिहास। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ रहा था। मैंने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। वहां दर्ज था कि इस फांसी घर में सिर्फ अपराधियों को ही नहीं, बल्कि आजादी के समय कई क्रांतिकारियों को भी फांसी दी गई थी। कहा जाता है उनमें से कई निर्दोष थे। उन्होंने आखिरी वक्त चीख चीख कर कहा था, हमें मत मारो, हम गुनाहगार नहीं हैं। शायद उनकी वही चीखें आज तक इस जेल की दीवारों में गूंज रही थीं। तीसरी अमावस्या की तैयारी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि अगली अमावस्या और भी खतरनाक होगी। मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं उस रहस्य का सामना करूंगा। लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि यह खेल मेरी जान भी ले सकता है। दूसरी अमावस्या की रात जो मैंने देखा था, उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ गई थी। कई रातों तक नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही सामने वही नीला पड़ा चेहरा आ जाता, गले में रस्सी झूलती और कानों में गूंजती आवाज, तेरी बारी भी आएगी। मेरे घर वाले भी समझ गए थे कि मुझ पर किसी गहरी छाया का असर हो चुका है, लेकिन मैं उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगली अमावस्या नजदीक आ रही थी और मेरा डर हर दिन बढ़ रहा था। तीसरी अमावस्या की रात, उस रात जेल में सन्नाटा और भी गहरा था। हवा भारी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रात करीब 12 बजे मैं अकेला फांसी घर की ओर बढ़ा। मेरे साथ कोई सिपाही आने को तैयार नहीं था। सबने साफ मना कर दिया। मैंने सोचा, अगर आज भी भाग गया तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। बेहतर है सच्चाई का सामना कर लूं। फांसी घर का दरवाजा धकेलते ही भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। इतनी ठंड जैसे बर्फ के कमरे में कदम रख दिया हो। अंदर अंधेरा गाढ़ा था। रस्सी बीच में झूल रही थी और धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी छुआ हो। मैं तख्ते के पास जाकर खड़ा हुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मैं चौंक गया। बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे भीतर से बंद हो गया था। दीवारों से आती आवाजें, दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। किसी ने जोर से चीखा, मैं निर्दोष हूं। किसी ने कराहते हुए कहा, मुझे मत मारो। और किसी की भारी आवाज गूंजी, सबको यही अंजाम मिलेगा। मुझे लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं उस कमरे में मौजूद हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में रस्सी इतनी जोर से झूलने लगी कि पूरा तख्ता हिल गया। अदृश्य हाथ अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली है। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां मेरा गला दबा रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। मेरा दम घुटने लगा और फिर वो अदृश्य ताकत मुझे तख्ते की ओर खींचने लगी। रस्सी अपने आप मेरे गले में लिपट गई। उस वक्त मुझे लगा, बस अब सब खत्म हो गया। अंधेरे में चेहरा मेरी आंखों के सामने धुंधली आकृतियां नजर आने लगीं। उनमें से एक चेहरा बिल्कुल साफ था, वही नीला पड़ा हुआ आदमी जिसकी आत्मा मैंने पिछली अमावस्या को देखी थी। वो पास आया और मेरे कान में फुसफुसाया, अब तू भी हमारे साथ यहीं रहेगा।
मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। लेकिन तभी दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह। वो जेल का एक बुजुर्ग मुंशी था। उसने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और अंदर आया। उसके आते ही रस्सी अपने आप ढीली हो गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मौत से बचने के बाद उस रात अगर मुंशी रामशरण अंदर ना आता तो शायद मैं भी उसी रस्सी से लटक चुका होता। मेरे गले पर रस्सी के निशान थे। सबने देखा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि फांसी घर में क्या होता है। उसके बाद से मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, अगली अमावस्या पर मैं उस जगह नहीं जाऊंगा। लेकिन अफसोस, किस्मत मुझे बार बार उसी फांसी घर की ओर खींच रही थी। तीसरी अमावस्या के बाद मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। गले पर रस्सी के गहरे निशान कई दिनों तक बने रहे। जब भी आईने में देखता तो लगता जैसे वो निशान सिर्फ रस्सी के नहीं, बल्कि किसी अदृश्य श्राप के हों। जेल प्रशासन भी अब मानने लगा था कि फांसी घर के पीछे कोई न कोई रहस्य है। कैदी पागल होने लगे थे, पहरेदार ड्यूटी छोड़ भाग जाते थे। अफसरों ने बैठक बुलाई और फैसला लिया, फांसी घर को बंद कर दिया जाए। फांसी घर बंद करने की कोशिश अगले दिन बढ़ई बुलाए गए। मोटी लकड़ी और लोहे की चादरों से दरवाजा सील किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हथौड़ा चलाना शुरू किया, फांसी घर के भीतर से जोर जोर से चीखें गूंज उठीं। मुझे मत मारो, हम निर्दोष हैं, खून का बदला खून। बढ़ई के हाथ कांप गए। उनमें से एक ने डर के मारे काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन मजबूरी में दरवाजा ठोंक ठोंक कर बंद कर दिया गया। सबको लगा अब शांति हो जाएगी, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अमावस्या की रात का खौफ। कुछ दिन बाद फिर आई अमावस्या। जेल में सब लोग सन्नाटे में बैठे थे। फांसी घर सील हो चुका था, इसलिए सबको उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ नहीं होगा। रात करीब 2 बजे अचानक जेल की घंटी अपने आप बज उठी। वो घंटी सिर्फ फांसी के वक्त बजती थी। सारे सिपाही घबरा गए। मैं भागकर वहां पहुंचा तो देखा दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर से आवाजें आ रही थीं। ठक ठक ठक, जैसे कोई हथौड़े से तख्ता पीट रहा हो। और फिर एक भयानक चीख गूंजी, ये दरवाजा हमें नहीं रोक सकता। अगले ही पल सील किया हुआ दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर वही रस्सी झूल रही थी और इस बार रस्सी पर खून की बूंदें टपक रही थीं। मौत का खेल मैंने देखा कि जेल का एक जवान सिपाही जो मेरे साथ खड़ा था, अचानक किसी अदृश्य ताकत के वश में आ गया। उसकी आंखें उलट गईं, शरीर कांपने लगा और अगले ही पल वो दौड़कर तख्ते पर चढ़ गया। उसके गले में लिपट गई और धड़ाम की आवाज के साथ लीवर नीचे चला गया। हम सबकी आंखों के सामने वो सिपाही झूल गया। मैंने और बाकी पहरेदारों ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें कब की थम चुकी थीं। पूरे शहर में दहशत। उस हादसे के बाद अलमपुर जेल की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते, वहां सिर्फ अपराधियों की नहीं, बल्कि निर्दोषों की आत्माएं भी फांसी पर झूल चुकी हैं और अब वो चैन से सोने नहीं देंगी। सरकार ने मजबूर होकर आदेश दिया कि फांसी घर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और भविष्य में सारी सजाएं किसी दूसरी जेल में दी जाए। लेकिन जो आत्माएं उस जगह बंध चुकी थीं, क्या उन्हें कोई दरवाजा रोक सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगली अमावस्या की तैयारी अब मुझे लगने लगा था कि ये खेल यहीं नहीं रुकेगा। हर अमावस्या को कोई न कोई अपनी जान गंवा रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि इन आत्माओं की निगाहें मुझ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मैं ही था जिसने उनके तख्ते को सबसे नजदीक से देखा था, उनकी रस्सी को महसूस किया था। मेरे सपनों में हर रात वही आवाज गूंजती, तेरी बारी भी आएगी। तीसरी, चौथी अमावस्या और उन रातों की घटनाओं के बाद मेरी नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। हर बार जब भी अंधेरा होता, मेरे कानों में वही आवाज गूंजती, मुझे मत मारो, तेरी बारी भी आएगी। लेकिन अब मुझे खुद का सामना करना था। मैंने तय किया कि इस अमावस्या मैं अकेले फांसी घर में जाऊंगा और उस रहस्य का पूरा सामना करूंगा। रात गहरी थी, पूरा जेल सन्नाटा ली खड़ा था। मैं फांसी घर के दरवाजे के पास पहुंचा। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कंपकंपाने लगीं। दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही मेरी आंखों के सामने वही तख्ता था, वही रस्सी झूल रही थी। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने धीरे धीरे तख्ते के पास कदम बढ़ाए। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और अचानक सबके सामने वो चेहरा आया, नीला, पीला, गले में रस्सी लिए हुए। वो मेरे पास आया और फुसफुसाया, अब तुम हमारी दुनिया देखोगे। मैंने डर को काबू में रखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ सच देखना चाहता हूं।
और तभी मैं देख पाया, दरवाजे की दीवारों के पीछे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, हम निर्दोष थे, हमसे ज्यादा अपराध किसी ने नहीं किया, लेकिन इस रस्सी ने हमें रोक दिया। हमारी आत्माएं यहां कैद हो गईं। जो भी इस रस्सी के पास आएगा वही हमारी आवाज सुनेगा। मेरे सामने स्पष्ट हो गया कि ये आत्माएं बस न्याय चाहती थीं। इंसानों की बुरी नीयत ने उन्हें वहां कैद कर दिया। मैंने अपनी जान बचाई, दरवाजा बंद किया और बाहर भागा। अगले ही दिन मैंने जेल प्रशासन को सारी घटनाएं बताईं। सरकार ने तुरंत आदेश दिया कि फांसी घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। वहां अब कोई भी नहीं जाता। लेकिन जब मैं उस दिन आखिरी बार उस जगह से गुजरा, मैंने देखा कि रस्सी धीरे धीरे झूल रही थी और एक ठंडी हवा मेरे कान के पास आई, जिसमें गूंजा, अब तुम जानते हो, हम कभी नहीं भूलेंगे। आज भी अलमपुर जेल का फांसी घर सुनसान पड़ा है, लेकिन कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई उसके पास से गुजरे तो वही रस्सी झूलती दिखाई देती है और उन निर्दोष आत्माओं की कराह सुनाई देती है। मैं प्रदीप सिंह आज यह कहानी आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप जान सकें, कभी कभी मौत केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। और जब न्याय नहीं मिलता तो आत्माएं हमेशा लौट कर आती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर शाम यहां आपको एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनने को मिलेगी। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो उसे हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया और देखते रहिए गोस्ट वर्ल्ड।